हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन उस थ्योरी का क्लासिफिकेशन किस तरह होगा, we that is very important for all of us to understand that how these theories are classified. Today's lecture is very important for all those students who are preparing for NET, JRF, UPSC, graduation and post graduation examinations with political science and public administration, and BBA and MBA students. So I request you to please just put attention so that we can understand the concept of theories first of all. जो word हमारा theory है, that the word theory, yeah, that is used in English language since 16th century. We are using this word theory since 16th century, and the origin of this word is from Greek word theoria. ये एक वर्ड है थ्योरिया, ग्रीक वर्ड है थ्योरिया, जिससे इसका ओरिजिन हुआ है, विच मीन्स लुकिंग एट, जिसका मतलब होता है लुकिंग एट, व्यूइंग एंड कंटेम्पलेशन. हाउएवर द यूज ऑफ द थ्योरी टू मीन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो थ्योरी का मतलब होता है जहाँ हम एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्लेनेशन और मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं. ऑफ समथिंग कैन बी ट्रेस बैक टू एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल. दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम थ्योरी देख लेते हैं क्या चीज़ है. इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट. एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है कॉन्सेप्ट का और उनके बीच में रिलेशनशिप का, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उस पर्टिकुलर एरा में क्या फिनोमिनन चल रहा था, जिसकी बेसिस पे ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहे थे, जिसकी बेसिस पे ये पर्टिकुलर एक थ्योरी उस एरा में डिज़ाइन की गई. और थ्योराइजिंग हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडिया टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर फिनोमिनन. जब हम अपने आइडियाज़ को और अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, फार्मूला की फॉर्म में लेके आते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे हो रही हैं और उसको एक फिनोमिनन हम एक डिफ़ाइन कर देते हैं. दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड थ्योरी. तो उसमें हम थ्योरी बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. ये सारी चीज़ें आप तब पढ़ेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप पीएचडी करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको फर्दर पढ़ाई जाएंगी. तो फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि हम एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि उस एरा में ऐसा क्या हो रहा था कि किस बेसिस पे थ्योरी बनाई गई है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती है. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी स्टडी की जो शुरुआत होती है दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके ऊपर, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें इसमें पाया जाता है मैन, मटीरियल एंड मनी. मनी को कई बार हम लोग मशीन से भी नोट करते हैं, क्योंकि मशीन इज परचेज विद मनी. एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस हाउ टू डू द थिंग्स. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैन होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, मटेरियल जिस मटेरियल से काम करेंगे, मशीन जिस मशीन पे काम किया जाएगा, एंड मैनेजमेंट मीन्स कि किस तरीके से वो काम को किया जाएगा. अब हमने देख लिया कि 4 एम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्योरीज किस तरह से. अभी हम 4 एम्स को एक्सप्लेन करेंगे आपको थ्योरीज को समझने के लिए. तो अभी हम पहले एक मोटा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरीज़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ का, जो कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है. जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो सिर्फ इन 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई की जाती हैं. पहला जो ग्रुप है वो है क्लासिकल थ्योरी का ग्रुप, और ये इसका एरा जो है 1900 फ्रॉम 1930 माना जाता है. पहली स्टेज है क्लासिकल थ्योरी. अभी सेकेंड जो स्टेज आती है वो है आपकी न्यू क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. न्यू क्लासिकल जो थ्योरीज़ हैं उनका एरा जो माना जाता है दैट इज़ फ्रॉम 1930 टू 1960. उसके बाद नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी, एंड मॉडर्न थ्योरी स्टार्टेड फ्रॉम 1960 एंड ऑनवर्ड. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल एक्सप्लेन दीज थ्योरीज इन डिटेल. So classical theory, new classical theory is also called human relation theory, and third one is modern theory. सो क्लासिकल थ्योरी और न्यू को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, न्यू क्लासिकल थ्योरी को इधर, एंड थ्योरी मॉडर्न थ्योरी इज एक्सप्लेन हेयर. सो क्लासिकल थ्योरी में क्या था, डील्स इन एनिमेट थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. देखिए, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन में आपको जस्ट अभी 4 चीज़ें बताई थी, मैन, मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट. तो इसमें जो एक नॉन लिविंग फैक्टर था वो सिर्फ मैन था.
तो क्लासिकल थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो क्लासिकल थ्योरी में मैन के बारे में बात नहीं की जाती, सिर्फ मटेरियल के बारे में बात की जाती है, मशीन के बारे में, मशीन या मनी के बारे में बात की जाती है और मेथड के बारे में बात की जाती है। इसमें क्या होता है, इट इज़ मैन इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉग इन द मशीन। मैन के बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ना उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो सब हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे टूल्स होने चाहिए, कैसा प्रोसीजर ऑफ वर्क होना चाहिए, कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना आउटपुट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम क्लासिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो एम्फेसिस करती है ह्यूमन एस्पेक्ट पे। देखिए 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे अभी, मैन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट था मैन, इसमें मैन के बारे में बात होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग अगर चाहे तो फॉर्मल ग्रुप्स बना के, इनफॉर्मल ग्रुप्स बना के प्रोडक्शन को रोक भी सकता है और इनफॉर्मल ग्रुप्स बना के प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की, उसकी फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग की, ये सब चीज़ें बात की जाती है। इसमें कंसिडर्ड मैन एज ए वैल्यूएबल आस्पेक्ट, यहाँ पे हम मैन को एक वैल्यूएबल आस्पेक्ट देते हैं जो कि हम क्लासिकल थ्योरी में नहीं दे रहे थे। क्लासिकल थ्योरी में हम देख रहे थे एज ए कॉग इन अ मशीन। थर्ड है आपका जो मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, एम्फेसिस होता है ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर एंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जितनी हमने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो चाहे क्लासिकल थ्योरी हो या न्यू क्लासिकल थ्योरी हो, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की बात करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हिस्सा भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रही है और अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी कर रही है। तो ये होता है टॉक्ड अबाउट द एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ों को जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी। तो अब देख लीजिए मैनेजमेंट थ्योरी का एवोल्यूशन किस तरह से होता है। सबसे पहली बात वही जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, क्लासिकल थ्योरी आ जाती है, दूसरी नियो क्लासिकल थ्योरी आ जाती है, तीसरी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आ जाती है। तो क्लासिकल थ्योरी में जो हमारे दो पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट है हमारा साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी के जो मेन प्रोपोनेंट्स उसमें हम लोग गिनते हैं वो है फ्रेडरिक टेलर, हेनरी गैंट एंड फ्रैंक एंड लिलियन, जिसमें हम फ्रेडरिक टेलर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को हम एक अलग से पूरे पोर्शन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिकल थ्योरी में ही सेकंड पोर्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल एंड वेबर एंड मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसमें जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो फ्यूल होते हैं, वेबर होते हैं और फॉलेट होते हैं। इन थ्योरीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेक्चर चाहिए, फ्यूल के लिए, वेबर के लिए और फॉलेट के लिए। तो यहाँ आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्लासिकल थ्योरी में साइंटिफिक थ्योरी हो गई टेलर की और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गई हेनरी फ्यूल, वेबर एंड पॉलेट की। तो उसी तरह से यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि साइंटिफिक थ्योरी में हम लोग शॉप फ्लोर से बात करते हैं, यानी कि बेस लेवल से बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो आपकी है उसमें हम लोग कहाँ से लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहलाती है और जब नीचे से ऊपर की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो साइंटिफिक थ्योरी कहलाती है। तो दीज थ्योरीज विल डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स। इसी तरह न्यू क्लासिकल थ्योरी में आपके एल्टन मायो, अब्राहम मास्लो, डगलस मैकग्रेगर और कर्थ लेविन आ जाते हैं। और मॉडर्न मैनेजमेंट में आपकी क्वांटिटेटिव स्कूल है, जिसमें आपका मैनेजमेंट स्कूल, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी और कंटिजेंसी स्कूल, दूसरा कंटिजेंसी स्कूल आ जाता है, क्वालिटी स्कूल्स। ये आपके थोड़े से एक्सप्लेनेशन हैं, इसको हम फर्दर अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे।
तो क्लासिकल थ्योरी की बात करें, ये सबसे पहला स्कूल मैनेजमेंट था जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ये वो वाला एरा था जहाँ पे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हमारा नया नया आया था। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यहाँ पर, द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप्ड फ्रॉम द एफर्ट टू फाइंड वंस बेस्ट वे टू परफॉर्म द मैनेजर्स टास्क एंड एम्फेसिस ऑन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक तरह की रेस लगी हुई थी कि हमें किस पे एम्फेसिस करना था कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। वन बेस्ट वे, इसमें जो काम करने का जो बेस्ट तरीका था उसे ढूंढा जाता था। तो उसको ढूंढते ढूंढते जो थ्योरी बन गई है वो बन गई है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। और ओल्डेस्ट है ये अप्रोच, 1900 से कुछ शुरू हो जाती है, 1920s तक चलती है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द इंक्रीज इन एफिशिएंसी and workers and organization based on management practices which were an outcome of the careful observation. तो classical mainly looks फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात होती थी। कुछ ना कुछ स्टडी करने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जाते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन इन दी स्ट्राइविंग फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर सकें, इस तरह के हम लोग प्रिंसिपल्स बनाते थे यहाँ पर। अच्छा, क्लासिकल थिंकर्स में हमारे कौन आ जाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, हेनरी टेलर आ गए हैं, फ्यूल आ गए हैं, वेबर आ गए हैं। क्लासिकल थिंकर्स वो हैं, नीड ऑफ इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज अराइज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी आपको एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे किस चीज़ की ज़रूरत पैदा हुई, इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स की, कि जो ह्यूमन है या फिर मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। सम ऑफ द थिंकर्स बिकम सक्सेसफुल इन डूइंग सो, देयरफॉर they were the pioneers and termed as classical thinkers। तो हम इन्हीं लोगों को pioneers भी कहते हैं क्लासिकल, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो therefore they are termed as classical thinkers। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी है ये। क्लासिकल थ्योरी के 3 पार्ट्स हो गए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर एंड कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में आपके आ गए हैं फ्यूल, एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में आपके आ गए हैं वेबर। ठीक है, तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फ्रेडरिक टेलर का टाइम दे दिया 1857 टू 1915 एंड ही वाज फ्रॉम यूएसए। हेनरी गेंट है इसमें 1861 टू 1919 एंड फ्रैंक एंड लिलियन है 1868 टू 1924। आप इन ये डेटा है आंसर राइटिंग में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ये डेट्स थोड़ी सी आप याद कर सकते हैं। Then second is administrative management theory, that is given by Max Weber. Year was 1864 to 1920 in Germany. Bureaucratic management theory इन्होंने बनाई। Henry Fayol 1841 to 1925, France. He was from France. And MP Follett, Mary Parker Follett. So these were the scientists इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। अब सेकंड आ जाती है हमारी थ्योरी, जो मिडिल वाली हमने थ्योरी बात की थी, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या थी, जब हमने आपको बताया था कि इसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, ह्यूमन इस ये थ्योरी जो है आपकी, इसमें हम ह्यूमन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द ह्यूमन, वी टॉक अबाउट द मैन। तो मैन को क्या पसंद है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी दो तरह की थ्योरी में बढ़ जाती है। एक तो है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आपका मूवमेंट है जहाँ पर हम ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग की और उसके ग्रुप्स की बात करते हैं। दूसरी है आपका बिहेवियरल सिस्टम। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको फर्दर कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही पार्ट है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की। न्यू क्लासिकल थ्योरी आप देख लीजिए, इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल की बात करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल मतलब अ पर्सन हु इज़ एन एम्प्लॉय। नंबर 2 वर्क ग्रुप की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। इंडिविजुअल की बात करते हैं सिंगल एम्प्लॉय की, वर्क ग्रुप बहुत सारे एम्प्लॉयज़। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में ऊपर पार्टिसिपेशन अपना दे रहे हैं, तो वो किसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट को। ओके, एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है एक तरह का, जब आपके यहाँ कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको आप वर्क फोर्स को दिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझना है और काम करना है, दैट इज़ ओरिएंटेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एम्प्लॉय काम करेगा तो आपको उसको
मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सलीके से कर सके और ज़्यादा एफिशिएंसी उसके अंदर लेके आ सके। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी एक एम्प्लॉय में होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो नीचे वाले ग्रुप्स को आसानी से डील कर सके। तो लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये हम डिस्कस करते हैं इसमें। एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि हम क्लासिकल थ्योरी में नहीं कर रहे थे। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की अगर बात करें, दो पार्ट्स में है। न्यू क्लासिकल थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। पहला है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद एल्टन मायो। It begins with his experiment Hawthorne studies to provide the improvement of the people for productivity not machine। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो उन्होंने बहुत सारे अलग तरह के ग्रुप्स बनाए थे जो स्टडीज़ की, तो उन्होंने देखा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स का बहुत ज़बरदस्त योगदान होता है, रोल होता है किसी भी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस या उसकी एफिशिएंसी में। तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बना दी। बिहेवियरल साइंस थ्योरी क्या होती है? इट इज़ रिफर्ड फ्रॉम इट इज़ रीडिफाइंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन। देखिए ये रीडिफाइन कर देता है किसको? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को। ये एक तरह से दोबारा से लिखता है ये। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, जॉब डिज़ाइन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इन सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस करेगा। तो दिस अप्रोच इमर्ज लेटर इन 1940s में इमर्ज होती है। दिस अप्रोच वॉज बेसिक्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो डिसिप्लिन था वो यहीं से निकल कर आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट दिस अप्रोच इज़ नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है यूनिवर्सली टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स इन डिफरेंट सोशल, रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। क्योंकि ये किसकी बात करता है? ये इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल बिहेवियर की, ऐसा बिहेवियर जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल। बिहेवियरल स्कूल में आपके आ जाते हैं एल्टन मेयो, अब्राहम मास्लो। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, एल्टन मेयो 1924 1932 एंड अब्राहम मास्लो 1945 टू 1960। इन्होंने मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। डगलस मैकग्रेगर 1906 टू 1964 एंड कर्ट लेविन 1944 टू 1951। सो मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल एडवांस। अब हम थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहला तो हमारा क्लासिकल हो गया था, सेकेंड हमारा हो गया था न्यू क्लासिकल, और थर्ड इज़ मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल। इसमें आपकी आ जाता है, पहला आता है क्वांटिटेटिव स्कूल। क्वांटिटेटिव स्कूल में हम बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस की, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एंड मैनेजमेंट थ्योरी की। अच्छा, बिहेवियरल साइंस में आपको एक्सप्लेन करना रह गया थोड़ा सा कि मास्लो ने दी थी यहाँ पे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। हर्सबर्ग की यहाँ पे आई थी टू फैक्टर थ्योरी, और मैग्रेगर की यहाँ पे एक्स एंड वाई थ्योरी आई थी, और यहाँ पे डेविड मैकक्लेन की नीड थ्योरी आई थी। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन की जाएंगी क्योंकि दे नीड अ सेपरेट लेक्चर इन इटसेल्फ। तो न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट में आपको बता दिया है कि एल्टन मेयो है 1924 टू 1932। ही वॉज बॉर्न इन शिकागो। इन्होंने दी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब्राहम मास्लो 1945 टू 1960 एंड डगलस मैकग्रेगर एंड कर्ट लेविन। फिर आपकी आ जाती है मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल। इसमें आपकी मैनेजमेंट साइंस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी है। उसके बाद आपकी सेकेंड पार्ट में जो आती है वो आती है कंटिजेंसी थ्योरीज। बहुत सारी कंटिजेंसी थ्योरीज हैं जो हम पढ़ते हैं। और सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में आती है क्वालिटी स्कूल, जिसमें काइजन अप्रोच, री इंजीनियरिंग अप्रोच ये दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जाते हैं, हम जनरली क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरीज में ज़्यादा जाते हैं। फिर भी आप मॉडर्न थ्योरी देख लीजिए। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम विच हैज़ अडेप्ट अ वेरिएशन इन इट्स एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ। Modern theories is based on the concept that the organization is adaptive system and has to adjust to the changes in the environment। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास होने वाले चेंजेस के साथ में अडेप्ट करती है। It has been classified in three dimensional system approach, कंटिजेंसी अप्रोच, सोशियो टेक्निकल अप्रोच। ये तीनों आप याद कर लेंगे कि तीन तरह की अप्रोचेज होती हैं इसमें, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच एंड सोशियो टेक्निकल अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच में आप देख सकते हैं इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों एनवायरनमेंट से होके जाते हैं, क्योंकि इनपुट का भी एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है और आउटपुट का भी एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। और बीच में सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्क एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल मेथड्स यहाँ पर चल रहे हैं। जो आउटपुट होता है उससे जो आपका रिजल्ट निकल कर जाता है, जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाई हैं, वो फिर से फीडबैक देते हैं कि क्या अच्छा बना और क्या बुरा बना,
और फिर से इनपुट के पास आता है, और इनपुट में आपका रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम इनपुट देते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये फीडबैक के जाने से फिर से इम्प्रूव होके जाती हैं, फिर से प्रोडक्ट बनता है और फिर से आउटपुट आता है। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे इनपुट एंड आउटपुट आपका चेंज होता रहता है। कंटिजेंसी अप्रोच में देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, डिटरमाइनिंग डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल एनवायरनमेंट, चूज अ मैकेनिस्टिक structure, centralized authority, vertical communication flow control through artics, rules and procedures. Organization in changing environment, choose or organic structure, decentralized authority, horizontal communication flow across department and cooperation. तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं था, तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है और इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चेंज हो जाती है। सोशियो टेक्निकल अप्रोच में भी इस तरह के सोशल सब सिस्टम होता है, टेक्निकल सब सिस्टम होता है। तो सोशल सब सिस्टम में आपके जो आ जाते हैं वो कंसर्न विद एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल, लोग आ जाते हैं, सोसाइटी आ जाती हैं, उसकी स्किल्स आ जाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स आते हैं, उनके वैल्यूज़ आती हैं, उनकी रिलेशनशिप्स आती हैं, उनके रिवॉर्ड सिस्टम्स आते हैं, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ये सब आपका सोशल सिस्टम सब सिस्टम में आता है। और एक होता है टेक्निकल सब सिस्टम। टेक्निकल सब सिस्टम इज कंसर्न विद प्रोसेस, टास्क एंड टेक्निकल नीड्स नीडेड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। तो टेक्निकल में सब सारा टेक्निकल वर्क होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन बनता है। इससे एक बनता है एक्सटर्नल सब सिस्टम, जो आपका जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एक सिस्टम है वो है एक्सटर्नल सब सिस्टम, कंसर्न विद आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस एंड पुल्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्टेक होल्डर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोस्पेक्ट। तो एक्सटर्नल सब सिस्टम इसको इफेक्ट करता है। तो दैट वाज अ सोशियो टेक्निकल अप्रोच। उसके बेसिस पे आपकी प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है। तो मॉडर्न अप्रोच के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लेक्स एंड बीइंग, इट रिगार्ड्स इंडिविजुअल एज ए कॉम्प्लेक्स बीइंग। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, हु कैन बी मोटिवेटेड इन मल्टीट्यूड वेज, बहुत सारे तरीके से उसको मोटिवेट किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। इट इज़ डायनेमिक इन इंटरेक्शन विद स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज एज द एनवायरनमेंट चेंज, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इन इट्स अप्रोच, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। इट इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल दी लेवल्स एंड इफेक्टिव कंट्रोल। सो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपने देखा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्लासीफाई किया, और इस क्लासिफिकेशन में हमने तीन तरह की थ्योरीज आपको दिखाई, जिसमें आपकी क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए जो भी लेक्चर बेटर होगा उसके साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।